Okay, so it is the second lecture of cell and which is the functional fundamental unit of life. Already we had learned in the previous class, हमने previous class में क्या क्या पढ़ा था आप फर्स्ट लेक्चर में रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो. सो बच्चों प्लीज़ जब भी आप ट्यूसडे आए क्लास में तो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर दोनों देख कर आए. फर्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए अब हम सेकेंड लेक्चर पर आते हैं. और सेकेंड में हमें एज आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स लेके चल रही हूँ बच्चों. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले देखो हम लोग नाइन्थ में बहुत बार यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ कर आते हैं, पढ़ के नहीं रट के आते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस एज पर ऐसी होती है क्लियर ही नहीं होती, बस हाँ नेम पढ़ लिया और बस चीज़ों को रट लिया. तो बच्चों सबसे पहले जो ओल्डर सेल्स मैं बोलूँगी, मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स वहाँ लिखा भी है, ओल्डर सेल्स जो सबसे पहले सेल्स आए वो थे प्रोकैरियोट्स. बिल्कुल भी एडवांस्ड सेल्स नहीं थे. और मैं कुछ ऐसा कहूँगी कि हाँ इन्होंने बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स को बनाया, क्योंकि बहुत पहले ये सेल्स आ चुके थे तब जब शायद लाइफ ओरिजिनेट भी नहीं होती, ऐसा मैं नहीं, इवोल्यूशन की थ्योरीज कहती हैं. तो जब ये सेल्स आए थे तो कुछ भी नहीं था. सबसे पहले इन्होंने इनका बोल सकते हैं कि इन्वेंशन हुआ जैसे ये सेल्स आए, वंस दे आर गोइंग टू बी देयर. सो सेल्स आने के बाद इनसे ऑर्गेनिजम्स बने. तो इन्होंने ना जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं बच्चों. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्योंकि इतने एडवांस नहीं होते ना, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को संभाल सके. हम लोगों की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, प्लांट्स दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर. तो दे इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक ऐसा सेल जो बहुत ही प्रिमिटिव है, ओल्डर है, सारे के सारे इसके अंदर फीचर्स भी नहीं है. फीचर्स आप तो इस वर्ड से बहुत ज़्यादा समझते होंगे, तो सारे फीचर्स भी नहीं है इसमें. तो इस तरीके के सेल्स एक कॉम्प्लेक्स बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाते. तो पहले इन सेल्स के स्ट्रक्चर को जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ. क्लास आपको बताया था सबसे आउटर में कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कोट कह सकते हैं, जो स्पेशल है इसमें. बल्कि आप लोगों में ये नहीं है ना, हम लोगों में यूकैरियोट्स में ये सेल्स नहीं होते, ये सेल्स नहीं होते और ऐसा आउटर मोस्ट कोट भी नहीं होता. तो जो आउटर मोस्ट कोट है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, विच इज द आउटर मोस्ट ब्लैंकेट ऑफ ईच एंड एवरी सेल्स. बच्चों ये बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो काफ़ी हार्ड स्टोनी होता है तो हम इस आउटर कवरिंग को ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल कहते हैं. अदरवाइज अगर ये सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, तो इसको हम एक स्लाइम लेयर का नाम देंगे. देन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या होता है, इसके अंदर वही नॉर्मल प्लांट सेल की तरह सेल वॉल आ गई, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, बताया था प्रीवियस क्लास में. इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आ गई, विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. अब थोड़ा सा डीपर सेल के अंदर पढ़ते हैं आगे. तो बच्चों सेल को जो मैंने वहाँ डायग्राम बनाया वही यहाँ पे बताऊंगी. सेल के अंदर बाहर की और कवरिंग्स नहीं बना रही, सेल के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ ना ऐसे ही बस क्रोमोसोम्स बिखरे पड़े रहते हैं. हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए, इनमें तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, 1. वो भी इस तरीके से पूरा प्रॉपर सर्कुलर भी नहीं कहोगे, बस ऐसा हम कह सकते हैं, इस तरीके का एक पैटर्न होता है. वहाँ उस तरफ फिगर में मैंने बनाया भी है, यू कैन सी देयर ऑल्सो. तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर होता है. एक सिंगल क्रोमोसोम होता है बच्चों इनके पास. आप सबकी बॉडी में तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वेरी एडवांस्ड वी आर. और ये जो क्रोमोसोम होता है ये ऐसे ही रहता है. आप लोगों का क्रोमोसोम देखो बाकायदा, अगर एक यूकैरियोट सेल बनाओ तो न्यूक्लियस के अंदर देख लो प्रॉपर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. या आगे पढ़ेंगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, यही बेसिकली हमारा क्रोमोसोम है. सो इनका क्रोमोसोम प्लस एक तो सर्कुलर है, दूसरी बात सिंगल है, तीसरी बात ऐसे ही है विदाउट न्यूक्लियस, इसके ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है, ऐसे ही फैला हुआ है, बस ये जहाँ प्रेजेंट है बस, ठीक है. और बेटा जहाँ क्रोमोसोम होता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड. आई हैव रिटन ओवर देयर एंड अंडरलाइंड ऑल्सो. बहुत सारे बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं, न्यूक्लियोइड ही नहीं पता होता कि ये है क्या. सो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ये पर्टिकुलर एरिया हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है. सिंगल क्रोमोसोम याद कर लीजिए अभी मेरे साथ ही, सिंगल क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम प्लस जो क्रोमोसोम है उसके आउटर सरफेस पर न्यूक्लियस है ही नहीं. दूसरा जो क्रोमोसोम जहाँ प्रेजेंट है, जिस एरिया पे प्रेजेंट है उस एरिया को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ऑल क्लियर. अब बच्चों आगे पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगी, हालांकि वो 12th में काम आएगी, जेनेटिक्स का पार्ट है.
बट स्टिल क्योंकि ज़रूरी है पॉलीजोम समझाने के लिए, आई विल टीच यू व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन है। ओके क्लास, हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, हमारी यूकैरियोट्स में भी होता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, दोनों में होता है। द बेसिक प्रोसेस इज दैट कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स, तो देखो हमारी बॉडी में दो कैटेगरी के प्रोटीन्स है, बहुत ध्यान से सुनना, इसेंशियल प्रोटीन्स और नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स। सो जो हमारी बॉडी में नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और इसेंशियल प्रोटीन्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो कुछ प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है, कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है, और कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत हमें बाहर से होती है, जो हम खाने के तौर पे अपना फूड लेते हैं तो कंज्यूम करते हैं, हमें प्रोटीन्स चाहिए। वी टेक प्रोटीन्स फ्रॉम मिल्क, फिश एंड मेनी मोर। तो बच्चों वो ध्यान से सुनो, अच्छा एक चीज़ और, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनते ही क्यों हैं? जब हमें बाहर से प्रोटीन्स मिल जाते हैं तो प्रोटीन्स इसलिए बनते हैं बिकॉज आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, है ना, केमिकल्स हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में, कुछ तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रोटीनिशियस फॉर्म में ही होते हैं बच्चों, प्रोटीन की ही फॉर्म में होते हैं। तो बॉडी प्रोटीन्स खुद ब खुद बना लेती है जो इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन बनता कैसे है? तुम्हारी बॉडी में भी और प्रोकैरियोट्स में भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है बच्चों। आपका जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनता है। एमआरएनए की फुल फॉर्म बता देती हूँ बच्चों, मैसेंजर आरएनए। ध्यान से सुनो, मैसेंजर आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है। बहुत डिटेल में इस पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मुझे तुम्हें ना पॉलीजोम समझाना है तो मैं ये बता रही हूँ, अदरवाइज मैं एक क्रॉस और लगा देती हूँ इस पर, ये नीड नहीं है, 12th का पार्ट है। बट पॉलीजोम समझने के लिए कि है क्या एमआरएनए, ये जरूरी है। तो एमआरएनए एक तरीके से मैसेंजर आरएनए है, बस ऐसा कह सकते हो पोस्टमैन है, ये मैसेज लेके जा रहे हैं, डीएनए से कुछ मैसेज इसने कॉपी किया है। तो इस पोस्टमैन का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बात समझ रहे हो? तो पोस्टमैन कौन है? एमआरएनए। क्यों ये एमआरएनए को पोस्टमैन बोल रहे हैं? बिकॉज ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा है। ये क्यों इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा है? क्योंकि इसको आगे जाके क्या बनाना है? प्रोटीन्स बनाना है, जो हमारी यूकैरियोट्स की और प्रोकैरियोट्स की दोनों की एसेंशियल बेसिक नीड्स है। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल भूल जाओ अभी, सिर्फ क्या याद रखोगे? एमआरएनए। तो बच्चों जो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए, ये एमआरएनए है, देखो एक ये लाइन है ना, ये एमआरएनए। इस एमआरएनए के ऊपर ये दोनों तरफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इस एमआरएनए के ऊपर। हमारे अंदर नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स में ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो जब इनका एमआरएनए बनता है, इट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद लॉट ऑफ राइबोसोम्स। तो एमआरएनए और राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को पॉलीजोम कहा जाता है। पॉलीजोम 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई स्पेशल क्वेश्चन पॉलीजोम पे नहीं आएगा। आगे आते हैं, देखो हम तुम भी खाना खाते हैं बच्चों, वी ऑल ईट फूड। तो जो हम भी खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ खाना स्टोर भी होता है इन टर्म्स ऑफ फैट और इन टर्म्स ऑफ मैनी मोर थिंग्स, है ना। तो इनकी बॉडी में भी कुछ स्टोर्ड फूड रहता है। तो इनकी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड रहता है वो छोटे छोटे ऐसे दाने हैं। बेटा दानों को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। अब वो ग्रैन्यूल्स 3, 4, 5 मैनी मोर टाइप के हो सकते हैं, जैसे साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, मैंने नेम लिख दिए कुछ स्पेशली। तो ये जो ग्रैन्यूल्स है ये इनका स्टोर फूड है, ये जो ऐसा खाना है जो इनके अंदर स्टोर रहता है। और बच्चों इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी खाना, जो भी फूड स्टोर होता है, वी कॉल इट इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, आगे आता है। अब राइबोसोम मैंने यहाँ पढ़ाया था, तो थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में और बता देती हूँ। आप कमिंग ईयर आप सबको अब ये पता चल गया होगा कि 9th में हमने राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कहा था। क्यों कहा था प्रोटीन फैक्ट्रीज? क्योंकि ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बनने का काम हो रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने का काम हो रहा है, इसलिए देख लो दोनों तरफ राइबोसोम्स इन्वॉल्व है। राइबोसोम्स बेसिकली बहुत ज़रूरी है प्रोटीन्स बनाने के लिए, सो दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, यहीं से प्रोटीन बन के निकल रहा है। अब राइबोसोम्स ना ऐसे दो बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बर्गर लाइक क्यों? क्योंकि ऊपर एक बर्गर का ऊपर वाला हाफ, ऐसे ऊपर एक सब यूनिट, नीचे भी एक सब यूनिट। इन सब यूनिट्स को हम नंबर्स देते हैं। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ, अभी यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने आप को। लार्जर वाला जो सब यूनिट है, लार्जर वाला ऊपर जो स्ट्रक्चर है 50s, स्मॉलर वाला 30s। इन टोटल पूरे राइबोसोम्स को काउंट ऐड मत कर देना, 50, 30, 80 नहीं,
टोटल एक साथ 70s बोला जाता है, बाकी अलग अलग 50s और 30s हम सब यूनिट्स इसकी काउंटेबल करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट राइबोसोम्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर याद करना, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट। और ये बिल्कुल रट लो, दिमाग में छाप लो एकदम। प्रोकैरियोट्स में 70s का राइबोसोम होता है। दूसरी बात, S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है ना। अब हमने अभी पढ़ा था ना कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा ये क्रोमोसोम होता है, पढ़ा था ना एक सिंगल। ये तो क्रोमोसोम इसका मेन एसेंशियल पार्ट है बॉडी का, जैसे तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत एसेंशियल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना, ऐसे इसके पास एक ही एसेंशियल क्रोमोसोम होता है। नाउ इसके पास एक नॉन एसेंशियल क्रोमोसोम भी है जो तुम्हारे बहुत काम का है। हमारे काम को क्यों है दीदी, हम तो ऑलरेडी एडवांस्ड है। सो क्लास, ये तुम्हारे बहुत काम का इसलिए है क्योंकि तुम जब 12th में आके जेनेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें सही मायनों में प्लाज्मिड का यूज़ पता होगा कि हम इसको इतने बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप इसके बारे में फिलहाल इतना जान लीजिए कि बहुत काम का है, बैक्टीरिया के कोई काम का नहीं, उसके लिए नॉन एसेंशियल है, हम इसका यूज़ करेंगे आगे जाके। तो नॉन एसेंशियल है ये बेटा, नॉन एसेंशियल नॉन क्रोमोसोमल वर्ड इसके लिए बोला जाता है। नॉन क्रोमोसोमल ये वर्ड हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज ये मेन क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड देख ही रहे हैं ना, जैसे 2 स्ट्रैंड बनाए, ऐसे सर्कल बन गए, देखो जैसे ये स्ट्रैंड थे 2, ये 2 स्ट्रैंड ने क्या करा, ऐसे सर्कल बना लिया, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है और डीएनए से बना हुआ होता है। प्लस इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या है, डीएनए। याद रखना, प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, विच इज नॉन एसेंशियल। किसके लिए नॉन एसेंशियल है, बैक्टीरिया के लिए नॉन एसेंशियल है। आगे जाके इसका जेनेटिक्स में बहुत अच्छा खासा यूज होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीजोजोम। मीजोजोम मैं आपको पहले ही बता दूं, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है एनसीईआरटी की, प्लस काफ़ी ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक बैक्टीरियल सेल के लिए। मतलब जो सारी एडवांटेज बैक्टीरियल सेल को नहीं मिले ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यार माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, और अगर मैं बोलूँ तो गोल्जी एपेटस नहीं था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, सब कुछ मीजोजोम ने दे दिया। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर द बैक्टीरिया। अभी मीजोजोम है क्या, पहले तो ये समझो, व्हाट इज दैट। क्लास दोबारा से एक बार क्विकली, ये ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर लेयर थी ना, इसके बाद सेल वॉल थी, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन वही जो आप लोगों की आउटर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन देख लो कहीं कहीं से इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, देख लो मैं दोबारा बनाती हूँ, जैसे सर्कल है, सर्कल ये अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड हो गया, ठीक है। ये जो फोल्ड्स हुए ना, ये कर्व्स जो हुए, ये कर्व्स बेटा इन्हें लैमिले कहते हैं, दे आर द लैमिले हियर। इनके अंदर वही जो तुम्हारा गोल्जी एपेटस का स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा था, तो इस तरीके से हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, याद करो। तो कहीं कहीं पे वेसिकल्स होते थे, याद आया, ये दे आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स, ये ट्यूब्यूल्स होते थे, तो वो ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स इसमें भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये गोल्जी एपेटस माइटोकॉन्ड्रिया की जगह है, उनके जैसे काम करेगा, है ना। तो इसके पास एक छोटा सा सर्कल है, वेसिकल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है बच्चों। जो भी बैक्टीरिया के अंदर एसेंशियल एंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया को सांस लेना है, रेस्पिरेशन करना है, कुछ बैक्टीरिया तुम लोगों को पता है ना फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी पहले। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी कुछ चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, तुम लोग कर लोगे फोटोसिंथेसिस, तुम्हारे अंदर क्लोरोफिल है, नहीं है ना। उस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल चीज़ आ गई, क्लोरोप्लास्ट आ गया। अब दीदी क्लोरोप्लास्ट कैसे आ गया, क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ये तो यूकैरियोट्स में होता है, ये तो प्लांट्स में होता है, बैक्टीरिया में कहाँ से आया भैया, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल इसमें भर गई मीजोजोम में, और इस मीजोजोम ने क्लोरोप्लास्ट की तरह काम करना शुरू कर दिया। इसने कहा बैक्टीरिया को, भाई मैं तेरे लिए खाना बना के दूंगा, बैक्टीरिया खुश हो गया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बन गया। तो मीजोजोम्स के बहुत सारे काम होते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कंटेन करता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोजोम्स डेफिनेटली हेल्प्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मीजोजोम
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेल के अंदर सिक्रीट करता है और कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करता है, प्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है। मैंने लिखा नहीं, सम अदर फंक्शंस लाइक सिक्रीशन एंड यहाँ पे प्रोडक्शन लिख रही हूँ मैं। प्रोडक्शन, वैसे सिक्रीशन एक ही बात होगी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंजाइम या न्यू सब्सटेंस, ये भी मेसोसोम्स करता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू कैन इवन राइट ऑल्सो। थर्ड में अगर हम आते हैं तो मेसोसोम के अंदर जब क्लोरोफिल भर जाता है, अभी बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल अगर भर जाता है तो ये बन जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेंगे, वो सेम नाम नहीं देंगे, क्रोमेटोफोर। तो आज आपको क्रोमेटोफोर वर्ड का मीनिंग पता चला होगा। व्हाट इज क्रोमेटोफोर? क्रोमेटोफोर जब मेसोसोम के अंदर एक पिगमेंट भरा हो, दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल। ठीक है, और मेसोसोम और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, सुनो। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, हमने तो यार सुना है ना, बैक्टीरिया आगे जाके डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीपल्स में डिवाइड होते हैं बैक्टीरिया, तो ये भी सुना है हम लोगों ने, मल्टीपल्स में डिवाइड होते हैं। आप नोटिस करें या ना करें इस चीज़ के लिए बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा बैक्टीरिया कल्चर या ये सारी चीज़ें, नहीं सुनी तो आप उसको समझिए। बैक्टीरिया कल्चर एक्चुअली क्या होता है कि हम एक छोटा सा पेट्री डिश लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं, साइंटिस्ट ऐसा करते हैं बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए, कितना स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया, कितना वीक बैक्टीरिया, तो उसके एक बैक्टीरिया से काम नहीं चलेगा ना यार, एक बैक्टीरिया दिखेगा ही नहीं, तुम्हें दिखेगा ही नहीं बैक्टीरिया, तो तुम क्या कर लोगे? तो उसके लिए हमें मिलियंस में बैक्टीरियाज चाहिए। अब वो मिलियंस में चाहिए तो भाई खुद से ग्रो करने पड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के पकड़ के तो लाओगे नहीं, हाथ में तो आएंगे नहीं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं हम, उसके लिए सूटेबल मीडियम तैयार कर देते हैं और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, रेप्लिकेट करने लग जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है। तो बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट कर रहा है, अपने से मल्टीपल सेल्स बना रहा है, तो उसके लिए भी बच्चों हेल्प कौन करता है? मेसोसोम। मेसोसोम ये रहा आपका, सेल ऐसे फोल्ड थी ना, इसमें वो जो आपको याद है न्यूक्लियोइड अभी पढ़ाया था, एक लौता क्रोमोसोम, वो आके चिपक जाता है इस पर। पहले तो क्रोमोसोम के 2 टुकड़े होते हैं, फिर मेसोसोम पूरे सेल के 2 टुकड़े कर देता है। दोबारा समझो, ये जो हमारा एक लौता सिंगल क्रोमोसोम था, न्यूक्लियोइड एरिया में था ना, इस सिंगल क्रोमोसोम को देखा हमने, मेसोसोम पे स्टिक हो गया। पहले क्रोमोसोम डिवाइड होता है, फिर पूरा का पूरा मेसोसोम डिवाइड हो जाता है, पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। हालांकि ये प्रोसेस नहीं आने वाला, बट हाँ मेसोसोम तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज दैट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेटा आगे हम लोग बैक्टीरिया के कुछ स्पेशल अटैचमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। बैक्टीरिया में फ्लैजेलास होते हैं बच्चों, मूवमेंट के लिए, सीलिया होते हैं, ये भी मूवमेंट के लिए होता है। उसके बाद फिम्ब्राई है। फिम्ब्राई क्या होता है? फिम्ब्राई होता है अटैचमेंट के लिए, इट इज़ यूज टू गेट अटैच, लाइक कुछ चीज़ों को अटैच, जब बैक्टीरिया को किसी चीज़ पर अटैच कर होना है, किसी चीज़ को पकड़ना है, स्टिक करना है, क्योंकि यार कुछ तो चाहिए ना, कि मतलब बैक्टीरिया मान लो यहीं पर है, बोर्ड पर है, इसको यहाँ पे स्टिक होना है, तो फिम्ब्राई हेल्प करेगा। ठीक है, पिलाई का मैं भी अलग से बताती हूँ, कंजुगेशन में हेल्प करता है, आपके एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी है बेटा। और एक चीज़ और, एक मैं लिखना भी भूल गई, पिलियन प्रोटीन, ये मैं भी बताऊँगी इसके बारे में। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं बच्चों। बैक्टीरिया के पास एक बहुत बड़ी सी टेल होती है, बहुत बड़ी सी टेल, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर रफली एक बैक्टीरिया बनाऊँ तो एक बड़ा सा टेल मैं निकालूँ, एक नहीं 2, 3, 4, बहुत सारी भी हो सकती है। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है आपके पास फ्लैजेला, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। अब फ्लैजेला का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। ये होती है बेसल बॉडी, एनसीईआरटी में बना हुआ बेटा, बेसल बॉडी, इसके बाद ये हुक और ये बड़ा सा फिलामेंट, याद रखना बेसल बॉडी। ये है कहाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है? ये ग्लाइकोकाइलिक्स दिख रहा है ना तुम्हें, आउटर वही कवरिंग ब्लैंकेट, उस पर है सब कुछ। तो ये तुम्हारा बेसल बॉडी, नीचे हुक, फिलामेंट, इसके अंदर प्रोटीन होता है फ्लैजेलम प्रोटीन, क्योंकि ये फ्लैजेला का प्रोटीन है। फ्लैजेलम प्रोटीन मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया बेटा देखो, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पूरी बॉडी पे होते हैं, ये सीलिया है। और ये हमेशा एक तरफ को मूवमेंट करते हैं, मतलब या तो सारे इधर जाएंगे या सारे इधर जाएंगे, ऐसे एक साथ ऐसे मूवमेंट करता है। तो ये सीलिया है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड दे आर गोइंग टू मूव इन अ सिमिलर मैनर, सिमेट्रिक मैनर, याद रखना, एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, हालांकि जो फिम्ब्राई है वो थोड़े से बड़े होते हैं। आप ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ बनाया, देखो ये फिम्ब्राई दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ, फ्लैजेला से बड़े होते हैं, जो थोड़े छोटे, ये फिम्ब्राई।
फिम्ब्राई को आप लोग याद कर सकते हैं जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, फिम्ब्राई फिंगर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे आप अपने फिंगर का यूज़ करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया यूज़ करता है किसी की बॉडी पे स्टिक होने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, फिम्ब्राई हेल्प इन अटैचमेंट, यूज टू होल्ड on some substance so that they can easily attach or stick to the other bodies। तो बैक्टीरिया इजीली अटैच हो सकता है, स्टिक हो सकता है अदर बॉडीज़ पर, तो इसलिए इनको फिम्ब्राई दी जाती है। लास्ट है, ये बड़े ही ध्यान से समझेगा, विच इज़ पिलाई, याद रखेंगे। तो पिलाई लिखना भूल गई क्या मैं यहाँ पे, पिलाई, ये पिलाई है, ये फिम्ब्राई के बारे में लिखा है, यहाँ पे फ्लैजुला, ये सीलिया, ये फ्लैजुला का लिखा बेटा, ये पूरी 3 लाइन्स ऊपर है। पिलाई, पिलाई क्या होती है, जैसे मान लो 1 मिनट रुको, एक बैक्टीरिया बनाया, ये हमने फिम्ब्राई बनाई थी ना बड़ी बड़ी, इनसे थोड़ी थिक, इनको थोड़ी मोटा कर दो और थोड़ा सा लंबा और कर दो। हाँ फिर से बोलूँगी फ्लैजुला से छोटा है, फ्लैजुला से छोटा है। 1 सेकंड के लिए मैं आपको दोबारा यहाँ पे बनाती हूँ, इसका एक बार आप ले लेना स्क्रीनशॉट में, ये वाला पोर्शन रब कर रही हूँ। सो बच्चों एक बार देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर है क्या, वी हैव बैक्टीरिया, ठीक है, आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर में सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस ग्लाइकोकैलिक्स पे ये ऐसे यहाँ पे बेसल बॉडी, हुक, और इसके साथ आपका ये फिलामेंट, ये पूरा फ्लैजुला है, बहुत बड़ा फ्लैजुला हो गया, समझ गए। ये सीलिया आ गया, पूरी बॉडी पे होता है फ्लैजुला, एक और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। ये आगे थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर बेटा, ये होते हैं फिम्ब्राई, अटैचमेंट के लिए, बैक्टीरिया इसे वो पकड़ेगा तो। सीलिया और फ्लैजुला बस मूवमेंट के लिए। इसके अलावा ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसे थिक कर दो फिम्ब्राई को, थोड़ा और बड़ा, तो ये आ गया पिलाई। बेटा पिलाई क्या करता है, ये एक बैक्टीरिया, ये उसका पिलाई, ये दूसरे बैक्टीरिया का पिलाई, या फिर ये अपना ही पिलाई इसके दूसरे के सरफेस पे अटैच कर देता है। बेटा तुमने सुना है ना म्यूटेशन हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आ गया, कोरोना के केस में बहुत सुना है ना, म्यूटेशन हो गई, नया वेरिएंट आया। ये नया वेरिएंट का चक्कर क्या है, नई वैरायटी कहाँ से आ रही है? तो बेटा बैक्टीरिया तो खुद ब खुद अपनी डाइवर्सिटी फैलाता है। बैक्टीरिया चाहता है मैं और नया बनूँ, मैं और नया बनूँ, तो क्या करता है, अपना थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल, वही इसका जेनेटिक मटेरियल क्या ही था, याद करो, क्रोमोसोम था ना, थोड़ा सा इसमें ट्रांसफर कर देता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है। भैया अब एक बात बताओ, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, अगर जीन से ट्रांसफर हो गई तो वो चीज़ तो नहीं बन गई। तो पिलाई हेल्प करती है कंजुगेशन में, याद रखना कंजुगेशन वर्ड अगर कभी तुमसे कोई पूछ ले तो कंजुगेशन का मतलब होता है जेनेटिक वेराइटीज़ बनाना, नई नई वेराइटीज़ बनाना। और मीन्स यहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप को स्ट्रॉन्गर करता जाता है, जितनी ज़्यादा अपने वेरिएंट्स बनाता जाता है। प्लीज़ इसको पढ़कर रखेंगे, ट्यूसडे क्लास में इससे रिलेटेड सारे डाउट्स लेकर आ जाइए। ओके चलिए एंड कर रहे हैं अभी पे।